हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग सैम्पल पेपर 4 पे आ गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट का जो सीरीज़ है इसका सैम्पल पेपर 4 अब आपके सामने आ चुका है और ये भी कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर 4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये होगा कि इसमें से सेक्शन ए बी सी में से किसी किसी सेक्शन में से आपको ये दिख जाएगा कि सेक्शन ए के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम हेल्प कर जाएगा और बी और सी में भी ऐसे ही हेल्प कर सकता है। तो यानी मिला जुला कर अब ये कह सकते हैं कि इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए सैम्पल पेपर 4 का हम लोग सेक्शन ए पर मूव करते हैं। सेक्शन ए को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इवेलुएट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 to π/2 एंड फंक्शन है ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका ऑप्शन क्वेश्चन है। ऑप्शन में तो ये है कि आपको दोनों देखना है। यदि ऑप्शन इंटरनल चॉइस होता है, इंटरनल चॉइस में जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व करिए। तो इसमें इंटरनल चॉइस दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इवेलुएट डी एक्स ओवर एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से, किस रिगार्डिंग है ये, प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग है। देख लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट आपको शेयर करूंगा बिकॉज मुझे सैम्पल पेपर इसके बाद सैम्पल पेपर 5 और सैम्पल पेपर 6 भी आपको शेयर करना है। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 2s इफ इट इज़ नोन दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन 3 डाइस इज 6। तो आपको सॉल्यूशन अभी आपको हम दे रहे हैं इसके, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, फटाफट देखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 3D का क्वेश्चन है प्लेन से रिलेटेड एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से आपने देखा कि सेक्शन ए हमारा यहाँ से आपको पूरा कवर हो गया। सेक्शन ए में जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज़ इन सब को आप बढ़िया से समझ के प्रैक्टिस करिए, रिटन प्रैक्टिस करिए। सेक्शन बी देख लीजिए, क्वेश्चन है सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको पता ही है इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है, खूब किया है चैनल पे। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है एक तरह से। दोनों को देखिए अच्छे से। 8 हमारा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 9 इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स पुट होगा इसमें, अभी आपको सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एग्ज़ाम में भी आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, तो 15 मिनट्स अराउंड जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें प्लानिंग कर लीजिएगा। प्लान मैंने आपको अच्छे से बता ही रखा है। सेक्शन सी से शुरू करना है, बीच में बी करना है, लास्ट में ए करना है। एक सेक्शन को कोशिश करिए कि हाँ 30 to 40 मिनट में मेरा ख़त्म हो जाए। जो लेंदी क्वेश्चन जिसमें है वो 40 मिनट लग जाए तो नो प्रॉब्लम। तो देखा जाए तो 2 आवर का क्वेश्चन है, 120 मिनट्स मिलेगा। यदि हम तीनों सेक्शन को देखें तो ज़्यादा वेटेज तो हमारा सेक्शन सी है, तो उसको हम 40 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 40 मिनट में हो जाना चाहिए बिकॉज 4 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स भी देते हैं तो हो जाएगा। तो 40 मिनट्स में हम लोग सेक्शन सी कर लेंगे एंड 40 मिनट्स में सेक्शन बी भी हो जाता है। 30 मिनट्स में सेक्शन ए करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास 10 मिनट्स बच जाएगा कैलकुलेशन को रिवाइज करने के लिए। तो ओके, तो चलिए अब हम लोग ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने देख लिया और अब हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट हुआ 11, क्वेश्चन नंबर 11, स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 and evaluate integral -2 to 4 mod x minus 1 dx. What does the value of this integral represent on the graph? तो ये हम देखेंगे अभी। और इसके ऑप्शन में इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices are a 20 b 45 and c 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लीजिए आप लोग।
अच्छे से 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 13 जो है आप देख सकते हैं, इसमें ये 3D का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इस बार मेडिकल लाइक ये बोल सकते हैं कि ये आपका हेल्थ रिलेटेड यानी डॉक्टर से कनेक्टेड ये क्वेश्चन है। आपने देखा इससे पिछले भी हमने केस बेस्ड स्टडी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे, केस बेस्ड और जो हमारा डेटा बेस्ड होते हैं। इसमें देख सकते हैं कि केस बेस्ड और डेटा बेस्ड क्वेश्चन में इससे पहले हम लोगों ने देखा है इंश्योरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन देखा, क्रिकेट से बेस्ड क्वेश्चन देखा, उसके बाद से कोविड-19 के बेस्ड क्वेश्चन देखा, और अभी हम लोग देख रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर पे बेस्ड है क्वेश्चन, मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। मैं रीडिंग पूरा डिटेल में करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे सॉल्यूशन बताना, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी 9:15 होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि और भी पेपर आपको शेयर करें। आप देख लीजिए क्वेश्चन, डेटा दिया हुआ है, मेडिकल फील्ड से है ये। मैंने आपको कहा है पहले भी, इससे पिछले वीडियो में कहा था कि मेडिकल इंडस्ट्री में हम लोग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब यूज़ होता है। कैलकुलस जो पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी हमारे लाइफ में यूज़फुल है, तो उसको यूज़ किया गया। और इस पे फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dt बाई dt इक्वल टू k इंटू t माइनस 70। सेकेंड है कि इफ़ t इक्वल टू 0 व्हेन if t equal to 0 when t is 72 then find the value of c। तो इस तरह से अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन ए सॉल्यूशंस का टाइम है, वॉच करिए प्लीज़। आपको सॉल्यूशन समझना है, हमने कई बार ये समझा रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आता है। देखिए जो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ हुआ उसने मेंशन कर दिया है कि इसमें एक आइडिया लग रहा है कि जब इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उस रिज़ल्ट को यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था पुट वगैरह होता है, तो इसमें पुट किया। देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो डी एक्स इक्वल टू, तो आप यहाँ पे यदि आप देखें तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स यानी डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो हमने यहाँ से सब कुछ पुट किया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा यदि आपको ब्लर लग रहा है देखने में तो आप गौर से देखेंगे, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए अलग अलग इवेंट्स होते हैं। ए को मान लिया 3 2s तो 2 2 2 है ना। बी सम ऑफ नंबर से 6, तो इसमें ऐसे कंडीशन ले लिए जिसमें कि सब का सम 6 आ रहा है। देखिए 1 1 4 करेंगे तो 6 आएगा, 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो ये सब जो फेवरेबल कंडीशन बोला है उनको बना लिया। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो सिचुएशन वो बोलेगा उसी को आपको इवेंट्स तैयार करना होता है। और मेन फॉर्मूला हमें पता ही है कि जब हम निकालते हैं तो किसी भी चीज़ में, जब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी उसी फॉर्मूला से हमारा तैयार होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे निकाल दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ लीजिए कौन सा क्वेश्चन कल आपको हेल्प कर दे। सारे क्वेश्चन हेल्प कर देगा। वैसे तो हमारे सैम्पल पेपर, यदि मैं अभी आपको 6 सैम्पल पेपर शेयर कर रहा हूँ, 6 सैम्पल पेपर में से आप देखिएगा कि आपको मिला जुला कर ऑलमोस्ट सारे सैम्पल पेपर को आप अच्छे से कर लीजिए। आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस टाइप के मिलने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन चेक करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने शेयर कर दिया था। इंटररिलेट करिए।
और बेटर ये होगा कि आप क्वेश्चन 4 को पहले नोट कर लें अपने कॉपी में, फिर ये जो वीडियो है वीडियो को थोड़ा बढ़ा के देख लें, तो क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ रहेगा, तो आप फटाफट क्या करें उसको लिख के प्रैक्टिस कर लें। एक जगह क्वेश्चन लिख लें, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के और सॉल्यूशन पार्ट को हेल्प ले सकते हैं। सॉल्यूशन पार्ट का हेल्प लेना है, लेकिन रिटन प्रैक्टिस तो आपको खुद करना ही है। सॉल्यूशन पार्ट को वॉच करके आइडिया ले लीजिए, फिर आप खुद से देखिए कि हम खुद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने देखा लिया, आपको 6 को भी देख लीजिए। सिक्स में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7th भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। y इक्वल टू वी एक्स पुट हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। y इक्वल टू वी एक्स पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। फिर उसके बाद जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइन करते हैं, और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एंड y इक्वल टू वी एक्स ये सारे पुट हो जाता है, एक डी वी और डी एक्स के फॉर्म में जनरेट हो जाता है टर्म। फिर हम डी वी को एक तरफ, डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। देख लीजिए बहुत साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। इंटीग्रेट करने पर रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ याद रखिएगा e टू द पावर माइनस वी है, थोड़ा ब्लड है बट आपको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यदि हम गौर से देखें तो ई वी नीचे में है, देखिए ये 1/EV है, तो 1/EV यदि ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस वी तो होगा। तो प्रैक्टिकल रहना है आपको, राइट, रटना नहीं है, कैलकुलेशन को कभी रटना नहीं है, समझना है। ओके, तो ये ध्यान रखना, e टू द पावर माइनस वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, 1/x डी एक्स लॉग एक्स होता है, माइनस पहले से था तो सॉल्व कर लीजिए। अब आप देख लीजिए, खुद से करिए, लास्ट मोमेंट पे आपका दिमाग और आपका बुद्धि दोनों काम आना चाहिए, फिर तो भगवान भी आपको साथ देंगे। तो ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमने देखा कि इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट है कि c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस साइड तो हमारा मेन टर्म यहाँ है, तो आप देख सकते हैं तो इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसके हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 7 का ऑप्शन है, देखिए इंटीग्रल y बाई वाई प्लस 5 डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, यानी कि जो ऑप्शन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें है y बाई वाई प्लस 5 डी वाई, इंटीग्रेशन में है ये, इंटीग्रेशन y बाई वाई प्लस 5 डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। फिर उसके बाद मैनिपुलेट कर दिया गया डिनोमिनेटर में, चूँकि लेफ्ट साइड में y प्लस 5 है तो न्यूमरेटर में भी y प्लस 5 जनरेट करने के लिए हमने प्लस 5 माइनस 5 कर दिया। फिर बाकी तो सॉल्यूशन क्या होगा कि फिर y प्लस 5 से दोनों पार्ट को डिवाइड करके हम दो सिंपल टर्म जनरेट करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 1/x का log x होता है। हम जानते हैं 1/x dx इज़ log mod x, तो यहाँ पर ये इस तरह से टर्म जनरेट होगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में ना कंडीशन दिया हुआ होता है कि when x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 0, तो ये दोनों वैल्यू पुट करके हम c निकाल लेते हैं और c की वैल्यू फिर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, ये हमारा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, समझिए। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है। जब हम a डॉट a करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर a करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर हो जाता है। जब वेक्टर a डॉट b करेंगे तो याद रखिए, जब दो डिफरेंट वेक्टर का जब आप डॉट निकालेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, बिकॉज a डॉट b मतलब थीटा 90 और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब भी किसी दो डिफरेंट वेक्टर का a डॉट b निकालेंगे, जैसे a और b दो डिफरेंट वेक्टर है और उसका डॉट निकालते हैं a डॉट b, तो a डॉट b होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, और a डॉट b जब आप निकाल रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल यदि आपको पता ही है
90 है, क्योंकि ए और बी यहाँ अलग अलग वेक्टर हैं, तो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यदि है तो 90 यदि है तो थीटा 90 होगा, तो कॉस 90 जीरो। तो यहाँ पर वही हुआ है, ध्यान रखना है। जैसे यूनिट वेक्टर आई है तो यूनिट वेक्टर आई जे के तीनों एक दूसरे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो कोई आई डॉट आई कहेगा तो क्या होगा, आई डॉट आई सिंपल आपको याद रखना है 1 होगा, और आई डॉट जे होगा तो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज आई डॉट जे जब निकालेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 90 0 होता है, तो सीधा आई डॉट जे का रिजल्ट 0 और आई डॉट आई का रिजल्ट सिंपली हम बोलेंगे 1। ओके, थीटा के कारण, बिकॉज कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया फाइनली। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे तरफ मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आपको बोला था पुट किया जाएगा, जब तक इसमें पुट नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा। टर्म थोड़ा देखने में लग रहा है, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स है, तो इसमें रूट एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया गया, फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 डी टी, वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, वॉच करिए आप, देखिए ये 3D का क्वेश्चन है, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में किया गया है, ये आपको समझ में ज़रूर आएगा। जहाँ कहीं पे कोई फार्मूला की बात है तो आप प्लीज़ अपने NCERT बुक में आपको हर चैप्टर के एंड में एक पेज में समरी होता है, उसमें आपको मेन फार्मूला जितने भी है उस फार्मूला को आप प्लीज़ रिवाइज़ करिए। कुछ देर के बाद मुझे टाइम में यदि मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली मैं निकालना चाहूँगा आप लोगों के लिए, और टाइम मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, जिसमें मैं कम से कम जिस फार्मूला में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है वो फार्मूला मैं डाल देता हूँ, सो दैट आप लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम में जाने से पहले जब 1-2 घंटा मिलता है हमें लास्ट मोमेंट रिवीजन, तो आप ज़रूर कर लें, सो दैट फार्मूला कम से कम आपको हेल्प कर देगा, क्वेश्चन फार्मूला के कारण ना बिगड़े आपका। ओके, चलिए तो इस तरह से इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा सा आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करना चाहेंगे। थोड़ा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ये लेंदी ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था, उसके नीचे में ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरनल चॉइस था। तो आप याद रखना है कि जब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज़ वेक्टर आर डॉट मॉडल वेक्टर आर डॉट ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज़ वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इन ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो यही हमारा था। और इसमें अब क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब उसके बाद जो नीचे में ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरनल चॉइस था, तो ऑप्शन को देख लीजिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन है किसका, 3D का है। फॉर्मूला लग रहा है इसमें, देखिए डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी सेम इन बोथ केसेस एज प्लेन इज सेम। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया है। डिस्टेंस जब निकालते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ लाइक पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, तो आप ध्यान रखिए कि वो फॉर्मूला डाल दिया गया है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग वगैरह कर दिया गया सो दैट रूट हट जाए, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व हो जाता है। फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया जो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन सोन। तो ये आपको थोड़ा ग्राफ का नॉलेज चाहिए, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, ये एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। यदि आप इस टाइप के ग्राफ ज़्यादा नहीं आपने किया है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ग्राफ आ जाएगा कल, सिंपल भी आ सकता है, लेकिन आइडिया देख लीजिए, क्या पता यदि सेम आ गया तो फिर आपका काम बन जाएगा।
क्योंकि y इक्वल टू मॉड x माइनस वन का मतलब होता है ना कि ये आपको पता ही है मॉड की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है। तो जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये आ जाए, जब जब मॉड का बाहर में जब माइनस जब होगा तो ये माइनस से इनटू होगा इसको, तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ लेफ्ट साइड चला जाएगा, और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो ये होगी y इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो एक्स y इक्वल टू एक्स माइनस वन ये राइट साइड की तरफ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से ये v का शेप बनेगा और ये ग्राफ बनेगा, और शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा। डायग्राम को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए इसमें शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, यही आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसमें ना मेन होता है पॉइंट्स कि जो शेडेड पोर्शन है, आप देखिए जो राइट साइड में ट्रायंगल है उसका जो वो x का लिमिट बनेगा ना, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 to 4 बनेगा, और जो दूसरा वाला लेफ्ट साइड दिख रहा है उसका जो लोअर लिमिट बनेगा -2 और अपर लिमिट 1। तो इंटीग्रेशन का लिमिट मेन होता है, तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लोअर लिमिट -2 से अपर लिमिट 1 तक जाएगा, -2 to 1, और जो राइट साइड में ट्रायंगल है उसका बनेगा 1 to 4। दिख रहा है डायग्राम से? ओके, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 को भी, और मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आप लोगों को समझ में आया। और उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने जैसे कहा था, देखिए -2 to दिख रहा है, -2 से आपको दिख रहा है टोटल जो है, देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है टोटल -2 से 4 तक पहुँचना है, जिसको ये ब्रेक डाउन करेगा। -2 से 1 जाएगा, तो देखिए पहला जो इंटीग्रल बनाया -2 to 1 और दूसरा 1 to 4। ठीक है, सामने में दिख रहा है, फाइनल आंसर 9 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है इस तरह से। ये हमारा फाइनली इसको आंसर यहाँ लिखा गया कि वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 द x एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 4। इसमें इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि गिवन पॉइंट्स है A 20 B 45 C 63 इस तरह से, और डायग्राम सबसे मेन पार्ट है। फिर से बात, यदि मैं फोकस करूं डायग्राम में तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चे। तो डायग्राम आपका यहाँ पर है, और आप देख लीजिए कि जो हम जिस तरीक़ा से हमें डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें हमने ड्रॉ कर दिया, और डायग्राम को यदि मैं एनालिसिस करूं तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है? एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, अभी आप देखिए रिक्वायर्ड एरिया है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए यदि मैं कर दूं एरिया ऑफ ABL प्लस एरिया LBCM, देख लीजिए LBCM, एंड देन इसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ACM, तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा। यानी कि हमको एरिया ऑफ ABC फाइंड करने के लिए, ओके, एरिया ऑफ ABC फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ ABL और एरिया LBCM को ऐड करना होगा, जिससे हमारा टोटल डायग्राम का एरिया निकलेगा। लेकिन उसमें से ब्लैंक वाला पार्ट हटा देंगे। ब्लैंक वाला पार्ट कौन सा है? तो ब्लैंक वाला पार्ट है एरिया ऑफ ACM। तो ये फाइनल एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ABC। चलिए डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये तो लॉजिक पार्ट ज़रा था। अब कैलकुलेशन को भी देख ही लीजिए। कैलकुलेशन पार्ट को अच्छे से आप समझिए, कैलकुलेशन आप अपने स्टाइल में करिए। कैलकुलेशन करने के लिए जो आइडिया यूज होता है वो सेम होगा, यही होगा, कुछ नया नहीं करना है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना, हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आइडिया यूज़ हो रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस, लाइक जो हमारा होता था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1। लाइक आप ये सोच सकते हैं कि यदि 2 पॉइंट हमें दिया हुआ हो, इसको वो कई फॉर्म में होता है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कई फॉर्म में होता है। तो यदि 2 पॉइंट फॉर्म निकालते थे, यदि एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इनका स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यदि 2 पॉइंट फॉर्म में हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू
x माइनस एक्स वन, और यहाँ m क्या है, m है हमारा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, बिकॉज m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यदि किसी लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं तो लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स2 माइनस एक्स वन इंटू ब्रैकेट, ऊपर में ये ब्रैकेट न्यूमरेटर में होगा, जो बोल रहा हूँ वो होगा x माइनस एक्स वन। तो ये था इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में। वही फॉर्मूला यहाँ लगाया है, देखिए y माइनस वाई वन की जगह y माइनस जीरो हो गया, और फिर y2 माइनस वाई वन की जगह 5 माइनस जीरो हो गया, x2 माइनस एक्स वन की जगह 4 माइनस टू हो गया, और x माइनस एक्स वन की जगह पे x माइनस टू आ गया। फॉर्मूला आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन पार्ट आपने देख ही लिया होगा, कैलकुलेशन पार्ट को और देखिए अच्छे से। फिर बाद में y माइनस फाइव इक्वल टू समथिंग आया, फिर y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस नाइन, फिर सॉल्व किया, इस तरह से y की समथिंग वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भी बन गए, इक्वेशन तो इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन को यूज़ किया तो फाइनली हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड हो रहा है। और यहाँ पे सबकी लिमिट्स के हिसाब से हमने डाल दिया, 2 to 4 5/2 x माइनस टू डी एक्स, प्लस 4 to 6 माइनस एक्स प्लस 9 डी एक्स, माइनस 2 to 6 3/4 x माइनस टू डी एक्स। सबका सॉल्व करेंगे, 7 स्क्वायर यूनिट्स फाइनल आंसर आ रहा है। तो ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, देखिए वॉच कीजिए, फेवरेबल कंडीशंस वगैरह इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये फाइनली फाइंड क्या करना था, बताना था कि इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट है, इसको हमें वेरीफाई मतलब जस्ट वो प्रोजेक्शन डालना था। तो हमने वो कर दिया कि ऐसा कंडीशन होता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाता है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और हमने यहाँ करके दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू 1/6 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/36। चेक करके देखा तो दोनों इक्वल हो रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं हैंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, हैंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लाइंस का यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कुछ लाइंस दिए हुए थे, हमने लिख लिया उसको। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A2 माइनस A1 फाइंड कर लेंगे, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 फाइंड कर लेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने सिखाया हुआ है अपने वीडियोस में, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने निकाल लिया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, आंसर आ रहा है हमारा 0। फिर निकाल लिया, यहाँ पे लिखा है यहाँ पर कि एज वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 result 0, hence lines are intersecting coplanar and vector b1 is not equal to vector b2। तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1 इज दिस दिया हुआ है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2 इज दिस, दोनों लाइन पर जनरल पॉइंट दिया हुआ है। इफ़ 3 and 4 रिप्रेजेंट सेम पॉइंट देन यहाँ पर एक कंपेरिजन करेंगे तो ये सब लॉजिक से बन के आएगा कि 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 5 प्लस म्यू, इससे एक इक्वेशन बन गया। फिर दूसरी बार फिर से एक इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह से हम कुछ इक्वेशन बना लेंगे एंड देन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, लेमडा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दोनों को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 5 में तो ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हैंस लेमडा इक्वल टू -4 म्यू इक्वल टू -2, 3 and 4 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, उसी की वैल्यू को हम हेल्प लेंगे, उन्हीं वैल्यूज़ से हमें हेल्प मिलेगा। फिर वेक्टर r इक्वल टू -i कैप -6j -12k। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बनेगा -1 -6 -12, -1 -6 -12। क्वेश्चन 14 हमारा लास्ट है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन थिंग्स है dt/dt इक्वल t दो बार है, एक बार न्यूमरेटर में कैपिटल है और डिनोमिनेटर में तो स्मॉल ही होता है। तो dt/dt इक्वल टू k t -7t। फिर इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग हो जाता है। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पे सिंप्लीफाई किया
और 1/x का log mod x होता है, तो यहाँ पे फॉर्म 1/x का है, तो देखिए log mod t - 70 इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट हो चुका, अब हम इस सैम्पल पेपर का सबसे लास्ट पार्ट पे आ गए। अब यहाँ वैल्यू कुछ पुट कर दिया गया कि फैन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 72, तो दोनों वैल्यू पुट कर दिए, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है log 2। और इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड कर चुके। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये भी फाइंड हो गया। तो बहुत अच्छा। और आप लोग ये सोच के चलिए कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशली ये समझ लीजिए कि कल के एग्ज़ाम के लिए शेयर किए हैं, सो दैट कल के एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होके जाएं और आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, हेल्प मिले। तो आप लोग डेफिनेटली कोई सजेशन देना है हमारे वीडियो से रिलेटेड कि कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि हमें आपको और कैसे हेल्प करना चाहिए, तो हम डेफिनेटली उसको उस वे में वीडियोस को डिज़ाइन करेंगे, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। और मैंने आपको बोल दिया है कि जो नेक्स्ट हमारा कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है वो JEE मेन, JEE एडवांस, इन सब के लिए फिर से स्टार्ट हो रहा है। और 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बैच अभी से बनाना हम शुरू कर चुके हैं, न्यू बैच, कुछ बैच चल भी रही है ऑलरेडी। तो अब ये आप मान के चलिए कि आप लोगों को भी सबसे पहले ये देखना है कि कल के एग्ज़ाम के लिए फार्मूला, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैम्पल पेपर तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन फार्मूला, जो फार्मूला आपको दिखता है कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, उनको आप लिख के अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और मैं कुछ देर के बाद आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला भी कैलकुलस के या और भी किसी टॉपिक के जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर सकता है, तो हम होल सिलेबस के फार्मूला को ट्राई करेंगे आपको शेयर करें, सो दैट ख़ास करके मैं उन फार्मूलाज को ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ जो कन्फ्यूज़न ज़्यादातर रहता है बच्चों को। तो ऑल द बेस्ट। मैं आलोक नाझा आपको फ्रॉम आलोक IT एंड मेडिकल एकेडमी विश करते हैं कि हम सब पूरी टीम आपको विश करती है कि कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग पूरा तैयार होके जाएं। और कोई एक क्वेश्चन यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये नहीं सोचना है कि 13 क्वेश्चन बेकार हो गए। आउट ऑफ 14 क्वेश्चन आपको कुल मिलाकर 14 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको तुरंत लॉगिन हो जाएगा या सब के सब आपको तुरंत दिख जाएंगे कि आइडिया सब में क्लियर है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आइडिया क्लियर नहीं होता है, तो किसी एक क्वेश्चन के कारण आप 13 क्वेश्चन को डिस्टर्ब मत करिए। कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो उनको आप एंड में करिए, पहले जो हो रहे हैं फटाफट करिए, एंड फिर बाद में आपको टाइम उतना बचेगा कि आप उनको भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे पेपर आपके टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।